नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जिस तरह सीएम चेहरे का ऐलान किया और फिर डिप्टी सीएम के नामों को आगे किया, उससे पार्टी का जातीय वाला फॉर्मूला बखूबी झलक रहा है। और ये फॉर्मूला इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि 24 में यही फॉर्मूला पार्टी के लिए संजीवनी बन सकता है। आखिर कितना सटीक बैठेगा बीजेपी का जाति वाला दांव, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने सोमवार को मध्य प्रदेश में अपनी नई सरकार का चेहरा घोषित कर दिया। उज्जैन से आने वाले विधायक डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी ने लगभग 6 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए नई सरकार में जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने अभी से लोकसभा चुनाव की बिसात बिछाते हुए सरकार के नए चेहरे तय किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी नरेंद्र सिंह तोमर को दी जा रही है। हालांकि तोमर मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने एक ओबीसी चेहरे शिवराज सिंह चौहान को हटाकर दूसरे ओबीसी चेहरे मोहन यादव को ये पद देकर लोकसभा चुनाव के लिहाज से बड़ा दांव चला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने आखिर ओबीसी सीएम क्यों चुना है। एमपी में 50% ओबीसी मतदाता। बीजेपी ने 68 ओबीसी नेताओं को दिया था टिकट। 44 ओबीसी नेताओं ने हासिल की थी जीत। सूबे की 72 सीटों पर ओबीसी आबादी 70% से ज्यादा। बीजेपी ने 50 ओबीसी सीटों पर हासिल की जीत। 72 विधानसभा सीटों में 20 लोकसभा क्षेत्रों में आती हैं सीटें। कि इन्होंने अपने यहाँ तो जाति के जो समीकरण हैं उनको एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया कि ओबीसी को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया, एक ब्राह्मण को और उप मुख्यमंत्री बना दिया और एक शेड्यूल कास्ट को उप मुख्यमंत्री बना दिया और एक ठाकुर को विधानसभा का अध्यक्ष बनाने संबंधी निर्णय ले लिया। तो इससे जो जातिगत समीकरणों का एग्जीक्यूशन भाजपा ने दिखा करके ये बता दिया कि आप गणना करके क्या करोगे, प्रस्ताव पारित करोगे। हमने तो इसको एग्जीक्यूट करके समाज में देने का काम कर दिया। ये हुई मध्य प्रदेश की बात। अब करते हैं छत्तीसगढ़ की बात। यहाँ भी बीजेपी के सीएम चेहरे में जातिगत समीकरण बखूबी देखने को मिला। आदिवासी समुदाय के विष्णुदेव साय को रमन सिंह का करीबी माना जाता है। यही वजह है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव के नाम का प्रस्ताव रमन सिंह ने खुद रखा है। इस तरह से आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने की पटकथा लिखी गई है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में आदिवासी दांव खेला है, ताकि प्रदेश के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों के आदिवासी समुदाय को सियासी संदेश दिया जा सके। माना जा रहा है कि रमन सिंह को स्पीकर की कुर्सी सौंप दी जा सकती है और राज्य के जातीय समीकरण को साधने के लिए 2 डिप्टी सीएम बनाने की कवायद की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में जिन्हें डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है, उनमें अरुण साव और विजय शर्मा के नाम की चर्चा है। इस तरह आदिवासी सीएम के साथ साथ ब्राह्मण और ओबीसी वर्ग को साधने के लिए 2 डिप्टी सीएम बनाने की खबर है। अरुण साव ओबीसी वर्ग से आते हैं तो विजय शर्मा ब्राह्मण है। इस तरह आदिवासी ओबीसी ब्राह्मण सियासी समीकरण के जरिए सत्ता का बैलेंस बनाने की कवायद हो रही है। जातिगत समीकरण को तो ध्यान में रखा ही जा रहा है। आप देखिए, आदिवासी, ओबीसी और सामान्य वर्ग, तीनों राज्यों में आप नज़र देख लीजिए, तीनों को साधने का प्रयास जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इन तीनों जाति का जो है बहुतायत में मतदान होता है और इसीलिए जो तीनों राज्यों में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि आदिवासी, ओबीसी और सामान्य वर्ग तीनों नाराज न हो, तीनों को संतुष्टि महसूस हो। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में सीएम पद का चेहरा हो या फिर डिप्टी सीएम बनाने की खबर, पार्टी की ओर से हर जगह जातिगत समीकरण को बखूबी ध्यान में रखा गया। देखना होगा कि इसका 2024 में कितना फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बनाने के फॉर्मूले के पीछे 2 वजह बताई जा रही हैं। एक ये कि पार्टी अब सत्ता का एक पावर सेंटर रहने देने से परहेज करने की नीति पर चल रही है, और दूसरा ये है कि सीएम तो एक ही होगा, ऐसे में डिप्टी सीएम के फॉर्मूले से एक से अधिक जातियों को साधने का अवसर मिल रहा है। मध्य प्रदेश की अगली सरकार को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखें तो सबसे अधिक आबादी वाले ओबीसी के खाते में सीएम की कुर्सियां आई हैं। राजेंद्र शुक्ला के चेहरे से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है, अपने समाज में मजबूत पैठ रखते हैं। अन्य जातियों में भी इनकी अच्छी पकड़ है। राजेंद्र शुक्ल विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं। और अब मध्य प्रदेश में अनुमानों के मुताबिक करीब 51% ओबीसी आबादी है। वहीं अनुमानों के मुताबिक सूबे में ब्राह्मण आबादी करीब 5 से 6% और दलित आबादी करीब 17% है। एससी के लिए मध्य प्रदेश की 35 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। वहीं ब्राह्मण वोट भी करीब 60 विधानसभा क्षेत्रों में सीटों पर जीत हार तय करने में निर्णायक रोल निभाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जगदीश देवड़ा पर भरोसा क्यों जताया गया। अब दलित वर्ग से आते हैं जगदीश देवड़ा। मालवा निवाड़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं देवड़ा, और जगदीश देवड़ा बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा है। प्रदेश में 20 से 22% दलित वोटर हैं। और अब आपको छत्तीसगढ़ का भी जातिगत समीकरण समझा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के बाद छत्तीसगढ़ में सरकार की तस्वीर कुछ वैसी ही है जैसे कयास लगाए जा रहे थे। आदिवासी, ओबीसी और सामान्य वर्ग सबको साधने के लिए यूपी के तर्ज पर 1+2 फॉर्मूले की चर्चा थी, और ऐसा ही हुआ। बीजेपी ने दिग्गज आदिवासी नेता, पार्टी के पुराने कद्दावर नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। वहीं डिप्टी सीएम के लिए सामने आ रहे अरुण साव और विजय शर्मा का क्या कुछ सियासी सफर रहा है वो भी अब आपको बता देते हैं। एबीवीपी से की है सियासत की शुरुआत, और 1990 से 95 तक एबीवीपी की इकाई अध्यक्ष रहे हैं। संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं साव, और संघ की गुड बुक में साव का नाम भी है। 2019 में बिलासपुर से सांसद बने। 1996 में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ ही वकालत के पेशे में साव ने अच्छा खासा नाम भी कमाया। और अब आपको बताते हैं विजय शर्मा के सियासी सफर के बारे में और उनकी क्या कुछ खासियत है। अगड़ी जाति का बड़ा चेहरा है, अपराजय मोहम्मद अकबर को हराया, कांग्रेस के किले में सेंध लगाई है, और संघ की पसंद भी है विजय शर्मा। हिंदू चेहरे के रूप में जाने जाते हैं विजय शर्मा। तो ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से किस तरह से एक समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है वो हमने आपको बताया है। अब हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। अजय दुबे भोपाल से जुड़ गए हैं, सत्यप्रकाश रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहले भोपाल का रुख करूंगी, आपके पास आऊंगी। कल जब मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हुआ तो ये एक ऐसा चेहरा निकल के आया जिसको लेकर के चर्चाएं नहीं हो रही थी, लेकिन नाम निकल के सामने आता है तो ओबीसी, जिस तरह से हम कहते हैं कि ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो ओबीसी चेहरा होना चाहिए था। पार्टी ने ओबीसी को यहां पर तरजीह दी और ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद जगदीश देवड़ा की बात करते हैं, उनको यहां पर लाया गया ताकि एक एससी पूरे संघ को साधा जा सके। इसी के साथ ही बात करते हैं तो ब्राह्मण हो या फिर जिस तरह से बात करें सवर्ण समाज, उनको साधने के लिए भी पार्टी ने यहां पर एक चेहरा उतारा। पूरा एक समीकरण साधने की पूरी कोशिश यहां पर दिखाई दी है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो नाम मोहन यादव का आया किसी ने सोचा नहीं था कि, और भारतीय जनता पार्टी हर बार चौंकाने के लिए जानी जाती है। आपको याद होगा कि जब चुनाव शुरुआत हो रहा था उस समय जब टिकट के लिए नाम का ऐलान हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नामों का ऐलान किया जो हर कोई चौंक गया। सारे 3 केंद्रीय मंत्रियों, 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया, और ऐसे ही सारे एनालिसिस, जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, सिंधिया, तमाम नामों की लंबी फहरिस्त है। सबका नाम का हो रहा था कि ये लोग सीएम बन सकते हैं, लेकिन सारे नाम दरकिनार हो गए और एक नाम आया मोहन यादव का। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार मोहन यादव के नाम पर मोहर लगाई है और इसके साथ साथ जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने गुलदस्ते में हर रंग रखना चाहती है। उसमें दलित भी है, ब्राह्मण भी है, ओबीसी भी है, सामान्य वर्ग को भी साधने की कोशिश की है। उसमें रीवा से राजेंद्र शुक्ल का नाम दिया, क्योंकि रीवा
जो है भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला माना जाता है और वहां से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है। ब्राह्मणों की अच्छी साख है वहां पर और यही कारण है कि राजेंद्र शुक्ल को वहां से डिप्टी सीएम बनाया गया है। उससे जनरल वर्ग को जो है साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि राजेंद्र शुक्ल लंबे समय से उनको अनुभव ही भी है मंत्रालयों का, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, कद्दावर नेता हैं। तो ब्राह्मणों को साधने के लिए, सामान्य वर्ग को साधने के लिए राजेंद्र शुक्ल को बनाया गया। इसी तरह दलित वर्ग को साधने के लिए जगदीश देवड़ा को, और इसके साथ साथ ओबीसी वर्ग, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग से ही मुख्यमंत्री होगा। ये पहले तो कयास लगाया जा रहा था, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम तो था ही, अगर इनको बदलने का था तो उसके हिसाब से जो है नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल का नाम फिट बैठ रहा था, चूंकि केंद्र से आए थे, उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, तो यह कयास लगाया जा रहा था कि प्रहलाद पटेल को बनाया जा सकता है। लेकिन इस बार जो है केंद्र ने, दिल्ली ने तमाम नामों को दरकिनार करके ओबीसी वर्ग को भी साधा, तमाम जातिगत समीकरणों को साधते हुए फैसला किया कि ताकि सभी वर्गों को साधा जा सके, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में सभी वर्गों को साधना बेहद जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 29 की 29 सीटें हैं और मोहन यादव का नाम जिस तरह से आया है, तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, तो वहां पर उत्तर प्रदेश में भी यादवों की संख्या है, फिर बिहार है, वहां भी यादवों की संख्या है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार मास्टर स्ट्रोक मध्य प्रदेश के जरिए उत्तर प्रदेश और बिहार को भी साधने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में बार बार इस बात का जिक्र होता था कि गुटबाजी है, सिंधिया गुट, तो नरेंद्र सिंह तोमर, तो शिवराज गुट, अलग अलग गुटों का चर्चा होता था कि मध्य प्रदेश अलग अलग गुट है। लेकिन जो नया नाम देकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम गुटों का, जो बात चलती थी कि ये गुट है, शिवराज गुट है, महाराज गुट है, ये तमाम गुटों को दरकिनार कर दिया और नए नाम पर अब सभी को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। रही बात कल सीएम पद के शपथ की है, तो हो सकता है कि डिप्टी सीएम के साथ साथ जो है, सीएम के साथ डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम के साथ साथ कैबिनेट के और मंत्रियों की भी शपथ हो सकती है, क्योंकि पीएम मोदी भी होंगे। और इसी के साथ ही ये तस्वीरें जिस तरह से हमने देखी कि कल कैसे मुख्यमंत्री का नाम सामने आया था, उसके बाद से अब ये माना जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे और वो कल शपथ ले सकते हैं। लौटूंगे आपके पास अजय। सत्यप्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अगर बात करते हैं तो आदिवासी आबादी सबसे ज्यादा मानी जाती है, आदिवासी, ओबीसी, सामान्य वर्ग, यहां पर भी हर एक वर्ग को साधने के लिए इस तरह से फैसले लिए गए। अगर हम बात करते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के हो, 2 डिप्टी सीएम को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, तो यहां पर भी एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने चला है। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर हम कहें तो एकल आबादी में आदिवासियों की आबादी, मतलब अनुसूचित जनजाति की आबादी, और इसके साथ साथ साहू समाज की आबादी लगभग एक समान है। इसके बाद अगर हम कहें तो सामान्य वर्ग या दूसरे वर्ग जो हैं तमाम, जिसमें कुर्मी वर्ग हैं, या उसके बाद फिर सामान्य वर्ग जो हैं वो आते हैं। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इस बार के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग ने भरोसा भाजपा पे कहीं न कहीं जताया है, क्योंकि ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है चुनाव परिणामों से। आप सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में 14 की 14 सीटें भाजपा को आई है। इसके अलावा बस्तर में 12 में से 8 सीटें भाजपा को आई है। तो समझिए कि किस तरह से बहुतायत में जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं वो इस बार कहीं न कहीं भाजपा के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तो बाकी भी सभी जो समाज हैं उन समाजों से भी भाजपा को वोट पड़ा है, और इसलिए सभी समाजों का समीकरण, मतलब कि जातीय समीकरण साधने की कवायद सबसे अधिक देखी जा रही है इस बार। या तो मुख्यमंत्री की हम पद करें या डिप्टी सीएम की पद कहें, या जो मंत्रिमंडल का गठन होना है उसमें, उसके साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की भी कोशिश होगी। मसलन 5 संभाग हैं तो 5 संभाग से जो है वो मंत्री आ जाएं, कहाँ जहाँ बड़े जिले हैं या जहाँ बड़े लोगों के प्रभाव है वहाँ से आ जाए। इसका विकास एक प्राथमिकता रहेगी, ऐसा कर रहे हैं सरकार की। तो एक तस्वीरें मैं दिखा रहा था अभी बातचीत करते करते। देखिए, तैयारी 50,000 की बैठक व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है, 50,000 लोगों की बैठक व्यवस्था यहाँ पे रखी जा रही है, लेकिन अनुमान है कि उससे भी ज्यादा लोग जो हैं वो जुट सकते हैं यहाँ पे। ये मुख्य मंच रहेगा, मतलब 3 डोम अलग जहाँ पे लोगों की बैठने की व्यवस्था रहेगी, और ये मुख्य मंच रहेगा जहाँ पे तमाम जो अतिथि हैं, जिसमें अभी राजेश बता रहे हैं कि 6 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल, तो ये तैयारियां हैं कल शपथ ग्रहण की। और जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार अलग अलग जातियों को साधने की कोशिश पूरी की गई है, अब इसका 24 पर क्या असर पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।